बात किया यहाँ पर आए। एक तो ये जानना चाहेंगे सर, लद्दाख की पब्लिक में काफ़ी कन्फ्यूजन की राजनिवास यहीं परमानेंट बनेगा, और दूसरे सवाल है, पहले ऑलरेडी जो ओल्ड राजनिवास में काफ़ी खर्चा करके वहाँ बनाया, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, फिर कल को कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, तो इस पे देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजनिवास जो होते हैं या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जो होते हैं ना, वो जनरली सेफ जगह पे होते हैं। ये तो लद्दाख एक पीसफुल जगह है, तो यहाँ तो चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ आप कहीं भी गली में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। पर जनरली डीएम, एसएसपी एंड द जो गवर्नर होते हैं, या वो एक सेफ जगह पे रहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, तो उस वक्त डिप्लॉयमेंट उसको बचाने के लिए नहीं हो, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस हमारी वहां जाए। वो सेफ जगह पे ऑलरेडी है, वह कुछ दिक्कत नहीं है, वहां कोई बंदा जाएगा नहीं, जा नहीं सकता। इसलिए वी हैव टू सिक्योर द एनवायरनमेंट। जो हम कर्जों में रहते थे ना, आपको याद है 2019 में सडनली आपको कहा बन गया, यूटी बन गया, गवर्नर तो इमीडिएटली आना है। अब उस वक्त वो वहां का डाक बंगलो था, आपको सबको मालूम है। तो वो आज जो चलजी साहब थे, उनके पास दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्लेस बिकॉज डीएम के घर के साथ। लेकिन आपको सबको मालूम होगा, जब मैं भी जाता था, आप भी जाते थे, कितना बाजार से तंग होके घूम फिर के, फिर वहां होटल वाले इतने तंग होते थे। वो सारा एरिया जो है कमर्शियल एरिया, वो कहते थे कि आपकी सिक्योरिटी के कारण हमारा परेशानी हो रही है। तो वो बेसिकली हमारे कमर्शियल जो जो वहां लोग थे, या उनका भी हमारे बिजनेस के लिए भी खराब था, और हमारी सिक्योरिटी के एंगल के हिसाब से भी वो हमारे जो Z+ या जो भी हमारी कैटेगरी थी हमारे एचएल साहब की, वो उससे मैच नहीं करती है। यू आर पुटिंग हिम इन डेंजर। तो इसलिए वहां से शिफ्ट करना, जहां तक आप कह रहे हो खर्चा हुआ, वहां पे खर्चा हुआ उस कॉम्प्लेक्स, उस एचएलजी के घर पे नहीं खर्च हुआ। वहां पे क्या बनाया हमने, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया, जो कि 4 मंजिला बना, जिसके ऊपर कम से कम 30 करोड़ के करीब, 20 करोड़ प्लस समथिंग, वो मैं मानता हूं उस पर खर्चा हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स, वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, आज भी वो यूज हो रहा है। तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स जहां बनाना है, वो तो नेचुरली, ये हम कोई भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो 20 करोड़ का भी होता है, 30 करोड़ का भी होता है, बट दैट इज ओनली फॉर द ऑफिस पर्पसेस। उसी में उनका ऑफिस भी था। तो वो लेविश ऑफिस था, आप भी गए होंगे वहां कितनी बार, कितना लेविश ऑफिस था। वो छोड़ के आदमी एक छोटे से कमरे में, आज आज भी गए होंगे उनके ऑफिस में, उन्होंने कहा मेरा कंफर्ट छोड़ दो। ये तो ठीक है, वो बड़ा ऑफिस था, शानदार था, पूरा फ्लोर था, मेरे ऑफिसर्स के बैठने की जगह बड़ी शानदार थी, सब कुछ था, मगर ये सेफ जगह नहीं है। ये लोगों को कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो लोग मेरे को संभालेंगे कि शहर को संभालेंगे। तो इसे इसे सिक्योरिटी जो है वो कंसिडरेशन होती है। ये जगह जो है आइसोलेटेड है, यहाँ अगर 2 बंदे भी बाहर खड़े हो जाएंगे तो प्रोटेक्टेड है, और आगे पीछे आर्मी है, वर्मी है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब से देखते हैं। हमें सिक्योरिटी वालों से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, इनपुट लेनी पड़ती है, ये सूटेबल है या नहीं। जहां तक आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या यही परमानेंट होगा, देखो ये तो फ्यूचर बताएगा कि कौन। देखो मैं आपको अपने पर्सनली बताऊं, हम चाहते हैं कि हमारा सेक्टर यहाँ रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को आसान है आना। रणवीर सिंहपुरा तो बहुत दूर हो जाएगा, और यहाँ तो मेट्रो भी नहीं चलती है। फिर कौन अच्छा, फिर ये तो हो गई लेह वालों की बात, फिर खलसी वाला, फिर करगिल वाला, फिर द्रास वाला, फिर वो मिलने आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो लेह में तो कंफर्टेबल फील करेगा, मगर कहाँ जाएगा वो? तो वो भी एक हमारे पास रहा कि हम क्यों दूर और क्यों जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे जो लगता है, ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे जहां पे हम एक अलग से राजनिवास बनाएंगे, अलग से ऑफिसर्स के घर बनाएंगे, मगर आज की डेट में ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज की डेट में हमने अपने ऑफिसर्स के लिए अलग से क्वार्टर बना लिए हैं, रेडी हैं। हमारा सेक्टर बैक साइड पे 2 फ्लोर, हमारे 2 ये कॉम्प्लेक्स रेडी है, ये भी 3-4 महीने में इनॉग्रेट हो जाएगा। तो हमें आज की डेट में हम सफिशिएंट है। हमारे पास 7-8 तो सारे ऑफिसर हैं, 12 हमारी सारी 12 स्ट्रेंथ है, 14 स्ट्रेंथ है, जिसमें से कि एसडीएम मिला के सेक्टर के अंदर तरफ से 8 आदमी है। तो 8 आदमी को कितना स्ट्रक्चर चाहिए, और एक एचएलजी साहब हैं, तो इतना हमें कोई बड़े कॉम्प्लेक्स या कैंपसेस की जरूरत वैसे है भी नहीं। मगर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या कोई क्या करेगा, क्या कर सकते हैं, क्या उस वक्त एलोकेशन फंड की होगी, क्या किसी का, वो मैं नहीं कहता। मगर अभी तक जो मैं बता रहा हूं आपको, इट इज सफिशिएंट। जो हमारा राजनिवास है, आज भी जाएंगे आप, वो ठीक है। मतलब इसे जो कहते हैं ना कि मॉडेस्ट है, एक एचएलजी साहब के लिए मॉडेस्ट सा एकोमोडेशन है। रिक्रूटमेंट को लेकर जब हम बात करते हैं सर, डोमिसाइल पे अभी अटका हुआ है, और रिक्रूटमेंट जो अभी भी साफ नहीं हो पाया सर। डोमिसाइल को लेकर जिस तरह का डिमांड रहा, एक वायरल हुआ था जहां जेके जम्मू कश्मीर का सेम बनाया जाए, जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी रिएक्ट किया था। अगर एलआरसी जो पहले दिया था नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, क्या वो सेम प्रोविजन जो है गेजेटेड एस्पिरेंट्स के लिए नहीं हो सकता है? गेजेटेड, हाँ, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सी, हम तो यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं,
हमारा भी प्रपोजल यही था कि भाई आपने नॉन गजेटेड के लिए क्या, पर वो टेम्पररी था, उसमें साफ लिखा हुआ कि 1 साल के लिए है, ठीक है ना। तो 1 साल के बाद वो हम उस पर नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी हमने 1 साल के बियॉन्ड भी रिक्रूटमेंट किए, तभी तो हमारे 3200 आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि JNK का जो PRC लॉ है वो इस ग्राउंड के ऊपर वो खत्म हुआ है कि 35A जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इस कंट्री के अंदर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही हैज एवरी राइट, आई हैव एवरी राइट टू सेटल इन आंध्रा, isn't it? You have every right to settle in Karnataka, I have every right to settle in Arunachal, provided I meet the domicile conditions of that area. यानी कि आंध्रा वाले कहते होंगे कि आप 15 साल यहाँ पे रहोगे अच्छी तरह से, तो हमें आपकी इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर इंटेंशन टू स्टे एट ए प्लेस परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल। तो जब आपने ये कंटेंशन डिक्लेयर कर दी 10 साल रह के एक जगह के ऊपर, किसी जगह 15 साल है, नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह 10 साल है, किसी स्टेट में 20 साल है, पर 20 से ऊपर कहीं नहीं, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, which says that the citizen of Republic of India has right to settle anywhere in the country, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं इमीडिएटली जाके वहां पे नौकरी मिलेगी मुझे, नहीं, आई हैव टू बिकम द डोमिसाइल ऑफ दैट, सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। जो PRC लॉ हमारा था, अगर आप JNK में 100 साल भी रहते, मगर अगर आप उस स्टेट सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन में नहीं आते, तो यू वुड नेवर बी डिक्लेयर्ड एज ए डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट, करेक्ट। So this means that any person in this country, a citizen of India, who wished ever to settle in JNK could not do it because there was a law restricting so, which was unconstitutional, because मेरा right infringe हो गया ना। तो वही पार्लियामेंट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 35A उस ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को प्रोटेक्शन देता था। 35A का क्या मतलब था कि अगर ऐसे कोई लॉज लैंड के बारे में या जॉब के बारे में JNK में बनते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देगा, वो एडिशनल प्रोटेक्शन दे दी 35A से, नोबडी विल चैलेंज दोज एक्ट्स। आज की डेट में दैट प्रोटेक्शन इज गॉन। यू आर लकी, आई एम लकी, लद्दाख इज लकी दैट नन ऑफ दिस our selection of 3200 boys has been challenged by anybody from Jammu or from Punjab or from Himachal, ठीक है ना। वरना वो तो कोर्ट में जाते, वो बोलते कि भाई आपने ये जो LRC लगाया हुआ है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया हुआ है। हाँ, डोमिसाइल आप रखते तो हम मानते कि अगर आप यहाँ पे 10 साल रह सकते हैं, 15 साल, वो अपना अपना होता है सिस्टम। ये जो आप कह रहे हो 15 साल का, ये जो JNK में है और ये हुआ था, सी दीज आर मैटर्स ऑफ some issues which are still being, these are issues which I cannot tell you, I am bound by my duty that these are not public matters, right? Only the people who are a part of it know it, right? इसमें जो मेरी नॉलेज लिमिटेड है वो ये कहती है कि इट वाज नॉट कि हम ये कर रहे हैं तो बाकी सेम रख रहे हैं ना। इट वाज ए प्रपोजल टू इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ द लद्दाखी पीपल फ्रॉम 40, आज की डेट में 45 है ना ST की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, 99% ST है। तो इस वक्त हमारा जो रिजर्वेशन रूल है वो कहता है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन हमारी 50% है, जिसमें से कि 40% ST है, 4% LAC है, 1% SC है। तो 50 का हम नहीं क्रॉस कर सकते, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का उस पर रिस्ट्रिक्शन है, आप यू कांट इंक्रीज रिजर्व। तो ये एक पैकेज डिजाइन हुआ कि ये इट विल बी इंक्रीज्ड, वी विल क्रॉस द सुप्रीम कोर्ट लाइन ऑफ 50%, बिकॉज दैट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, and we said that our state falls in that special circumstances. So this was a part of the whole thing, you get my point. So this 15 years was not an isolated thing, it was a part of a larger thing where many other things were there, and this was only one part of that. So as it is a matter which is a matter which is not public, so that's what I'm saying, but I am assuring you one thing, that it is not an isolated case कि हम यहाँ पे there is something which is along with it which will protect the interest of the people to the maximum extent that our people get at least 95% of the job, right? अब कुछ constitutional चीजें होती हैं, you can't make 100% post reserve for a place, it's difficult। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो आपका चल गया कि किसी ने चैलेंज नहीं किया आपके एडवर्टाइजमेंट, वरना अगर वो चैलेंज करता तो हम क्या कहते, बोलते आपने क्यों लगाया इसमें LRC, हम कहते हैं LRC हमने, उन्होंने कहा किस कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया आपने LRC,
अच्छा, एलआरसी के बाद वो हमारी रिक्रूटमेंट को कोर्ट एग्जामिन करता कि भाई आपने जो एलआरसी बनाया है, डज इट पास द टेस्ट ऑफ द लॉ। तो इसलिए हम लकी हैं, क्योंकि यहाँ लद्दाख कोई आना नहीं चाहता। पीपल आर डिसइंटरेस्टेड इन द नॉन गेस्टेड पोस्ट हियर। तो किसी जम्मू वाले ने अप्लाई नहीं किया, किसी गांधरबल वाले ने अप्लाई नहीं किया। लेकिन कल को अगर आप गेस्टेड की पोस्ट मेडिकल की निकालते हो तो गांधरबल का बच्चा नहीं अप्लाई करेगा। अगर आपका डोमिसाइल का फिल्टर नहीं होगा तो फिर वो नहीं अप्लाई करेगा, करेगा ना। क्योंकि दूसरी आपको डेंजर ये है कि आपका जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट है और JNK का है, वो ऑलमोस्ट कॉमन है। हमारे यहाँ 12 है ना, 12 में से हमारे 8 अपने लद्दाख के ट्राइब हैं, 4 तो हमारे वो हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते मगर जम्मू में है, JNK में है। जैसे गद्दी है, CP है। चलो गद्दी CP की छोटी पॉपुलेशन है, मैं मानता हूँ छोटी पॉपुलेशन है, वो बेचारे कोई 5-10 हजार भी नहीं है। लेकिन गुजर बकरवाल है ना। हाउ विल यू स्टॉप ए बॉय फ्रॉम गांधरबल टू अप्लाई अगेंस्ट ए पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन लद्दाख unless you have a domicile, because you cannot apply there because they have domicile. So in order that nobody should be able to apply, we have to have a filter, and that filter is only domicile. तो ये एक लार्जर पैकेज था। बहुत सोच समझ के यहाँ के 95% पोस्ट जो गस्टेड हैं वो हमने सिक्योर करने का हमारा इंटेंशन है, गवर्नमेंट का इंटेंशन है। तो इट्स ए लार्जर सॉर्ट ऑफ ए थिंग। ये आइसोलेशन में मत देखिए इसको। सर, ये जो आपने पानी एक्सट्रैक्शन की बात की, जो बंद हो रहा है अभी, वो ठीक है क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट है, लेकिन आप एट द सेम टाइम आप फिर ये फ्लश टॉयलेट्स इनकरेज कर रहे हैं, जबकि लद्दाख खुला था टूरिज्म के लिए 1974 से। अभी तक तो कहीं भी कोई किसी को फ्लश टॉयलेट्स की जरूरत नहीं पड़े। जब डोगरा राज था तो उस समय भी फ्लश टॉयलेट की जरूरत नहीं पड़ा, ब्रिटिश कमिश्नर्स को भी फ्लश टॉयलेट की जरूरत नहीं पड़ा। और एक तरफ से जब किसी गेस्ट हाउस को बोरवेल निकालना हो तो उसका फ्लश टॉयलेट तो चलाना होगा सर, उस पर क्या कहेंगे। और ऑन द अदर हैंड एयरपोर्ट जो हमारा टर्मिनल बन रहा है उसके लिए 457 जो बोरवेल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कोई 350 फीट डेप्थ उसमें सर। कहाँ पे हो रहा है? एयरपोर्ट में सर, टर्मिनल। No, sir, that is not for water. It is for geothermal. अच्छा, वो अलग चीज। तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू दैट जिसको हम दिचोत कहते, क्या कहते हैं, जो ये ड्राई टॉयलेट, हाँ, दिस इज द बेस्ट थिंग। मैंने शुरू में कहा ना, दिस इज बेस्ट थिंग, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं नहीं है कि आप सुएज को फर्टिलाइजर में इंस्टेंटली कन्वर्ट कर रहे हो। हमें इससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या हो सकती है। और यहाँ का एग्रीकल्चर जो है एंशिएंट टाइम्स में सर्वाइव इसलिए किया होगा, वरना यहाँ और कौन सी खाद होती थी। ये तो फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनना तो पिछले 70-80 साल से शुरू हुआ। जर्मन ने बनाना, जब जो ये अमोनिया बनना शुरू हुआ, जब से ये बना, ये तो बड़ी रिसेंट चीज है ना। पहले तो सारा जो है ऑर्गेनिक ही हुआ करता था ना। तो ये तो बहुत परफेक्ट सिस्टम है। और मैंने कहा ना, यहाँ स्मेल नहीं होती। जो जम्मू में प्रॉब्लम आती है हमें, वो यहाँ नहीं आती, बिकॉज यहाँ इतना टेम्परेचर लो होता है, आप उसके ऊपर पानी मिट्टी डाल देते हो तो वो अपने आप ही 2-3 साल के बाद खाद बन जाती है। दिस इज अवर फर्स्ट, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जहां पे ये ड्राई टॉयलेट है ना, इसको मेंटेन रखो, इसको प्रमोट करो। वो नहीं है। इशू ये होता है कि जब हमने एक सर्वे की, जब हमने सारे लोगों को पूछा, हमने ओयो एक कंपनी है उससे सर्वे करवाई विदाउट गिविंग हिम एनी मनी। तो हमने उसको कहा कि भाई अगर हम हमारे होम स्टे को कितना और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने पूछा होगा, बहुत सारे लोग हमारे पंजाबी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वहां से उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने बोला होगा कि यार हमें दिक्कत एक ही आ रही है, वो जो हमारे घरों में तो फ्लश के आता है हमें। मतलब बच्चों को जो बचपन से आदत लगाएंगे वही लगेगी ना उनको, वो क्योंकि वो उनके लिए नई चीज हो जाएगी, हमारे लिए तो फैमिलियर है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर फ्लश टॉयलेट का अरेंजमेंट करो, जो विंटर, क्योंकि हम विंटर टूरिज्म भी बढ़ाना चाहते हैं ना। हम ये नहीं चाहते कि गर्मियों में लोग आए, तो गर्मियों में चलो फ्लश उन्होंने कर भी दिया, कोई इशू नहीं। विंटर में कोई नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि विंटर में तो इवन बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड घर भी होगा ना, उसको भी अल्टीमेटली बाल्टी में पानी रखना पड़ता है, यहाँ वो जम जाता सब कुछ। तो हमने कहा कि विंटर फ्रेंडली अगर रखेंगे तो उससे हमारा राउंड द ईयर टूरिज्म चलता रहेगा। अब कुछ लोगों की डिमांड है, मतलब मान लीजिए जो हमारा पिछले दिनों पीक पे जो 5 लाख आया था, तो मोस्टली मुझे लगता है कि उनमें से जो 3.5 लाख तो ये होंगे जो नॉर्थ इंडिया के लोग होंगे, जो ये फ्लश वाला इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी शायद डिमांड होगी कि ये हमें अच्छा लगे अगर आप हमें फ्लश टॉयलेट दी, इसलिए हमने उसमें पार्ट है, बट इट्स ए वॉलंटरी। पिछले दिनों जब हमने कहा कि इसको बनाना है, बाकी हम दूसरा इंसेंटिव नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने बड़ी वो किया, एतराज किया कि भाई ये तो हमको जरूरत भी नहीं है, वो चाहिए भी नहीं। और लोगों को भी, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो भी ठंडे इलाके के लोग है ना, उनका भी कल्चर ऐसा ही है। वहां भी दे डोंट यूज वाटर आफ्टर गोइंग टू व्हाटएवर टॉयलेट, और वो उनका कल्चर है। वहां पे दे यूज द टिश्यूज। तो टिश्यू चाहे यूज करो, चाहे आप कोई और छोटी सी चीज यूज करो,
कल्चर कॉमन है बिकॉज दे आल्सो बिलोंग टू द सेम एरिया, आर्कटिक एरिया से आते हैं, सेमी आर्कटिक से, जहाँ पे ठंड होती है, तो वो कंफर्टेबल है। यूरोपियन को तो चाहिए ही नहीं, वो तो फ्लश इस्तेमाल करता ही नहीं, वो कोई इशू नहीं है, फॉरेनर से हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर हमारी फॉरेनर की जो टूरिस्ट की परसेंटेज, वहां भी दे डोंट यूज वाटर आफ्टर आफ्टर गोइंग टू व्हाटएवर टॉयलेट, और वो उनका कल्चर है वहां पे दे यूज द टिश्यूज। तो टिश्यू चाहे यूज करो, चाहे आप कोई और छोटी सी चीज यूज करो, कल्चर कॉमन है बिकॉज दे आल्सो बिलोंग टू द सेम एरिया, आर्कटिक एरिया से आते हैं, सेमी आर्कटिक से, जहाँ पे ठंड होती है, तो वो कंफर्टेबल है। यूरोपियन को तो चाहिए ही नहीं, वो तो फ्लश इस्तेमाल करता ही नहीं, वो कोई इशू नहीं है, फॉरेनर से हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर हमारी फॉरेनर की जो टूरिस्ट की परसेंटेज है वो है कितनी, 5 लाख में से 35,000 होंगे, वो 40,000 होंगे वो। लेकिन जो हमारा बल्क टूरिस्ट आता है ना, उसकी ये डिमांड होती है। फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर देखो हर घर में एक ड्राई टॉयलेट तो होना ही होना है, ये तो होगा नहीं कि वो ड्राई टॉयलेट बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक तो उनको फर्टिलाइजर का लॉस होगा, दूसरा वो उनको सूट नहीं करता है, ठीक है ना, यहाँ के लोगों को नहीं सूट करता, तो ड्राई तो होना ही होना है हर घर में। पर हम कह रहे हैं कि अगर फ्लश का भी अगर आप एंगेजमेंट करते हैं, तो टूरिस्ट जो बाहर से पंजाब से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, वो कंफर्टेबल फील करता है। और जो आप कह रहे हो कि फ्लश, तो आजकल तो पानी को कंजर्व करने के लिए फ्लश के भी बड़े किस्म आई है, जो कि सिर्फ आधा लीटर, कोई लीटर, इस तरह का भी सिस्टम बना हुआ है, तो वो उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस घर में अगर पीने के लिए पानी, देखिए हम पीएचई वाले देते हैं गांव में 55 लीटर पर पर्सन, ठीक है, एक घर में 5 बंदे तो होंगे या 4 होंगे, 5 रख लो, तो 250 लीटर पानी आ गया। तो 250 लीटर तो कोई पीता नहीं ना, किचन में भी इतना इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होता है कितना, अल्टीमेटली सारे मिला के पानी वानी खर्चा मिला के तो हो जाता होगा 250 में से 50 लीटर खर्च, 200 लीटर फ्री बचता है। कितने फ्लश कर लोगे आप, 2, 3, 4, 5 लीटर भी जाएगा, 5 बार करोगे 5 लीटर ही जाएगा 200 लीटर में से। सो इशू वो नहीं है, इशू ये है कि ये लोगों को कल्चरली किसी को कंफर्टेबल लगता है, किसी को डिस्कंफर्ट लगता है। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई डिस्कंफर्ट के कारण कोई डिस्करेज ना हो जाए, छोड़ो यार होटल में रहते हैं वहां फ्लश भी होता है, क्या होम स्टे में रहना है। तो हम चाहते हैं कि रूरल टूरिज्म प्रमोट हो, ठीक है ना, या हो सकता है रूरल एरिया में ही किसी ने कोई होटल बनाया हो छोटा, जिसके पास फ्लश हो, लोग कहेंगे ना उधर रहते हैं यार, इसके घर में क्या रहना, यहाँ तो बड़ी दिक्कत आती है। तो पर्पस वो था, ऐसा नहीं। सर जैसे आपने कहा कि हाँ ये कारगिल से, हाँ यस, थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस था मेरा सर, बताइए। जिस तरह से आपने कहा कि लद्दाख के अंदर जो खासकर मेडिकल सेक्टर है उसमें बूस्ट देखने को मिल रहा है और मेडिकल कॉलेज एक्सटेंशन की बात करी, सर करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त काफी इश्यूज देखने को मिल रहा है, जिसमें खासकर जो स्टाफ की अशद कमी देखने को मिल रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, फिजिशियन की बात करें, तो इससे पेशेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ओवरऑल हमारे अपडेट के हिसाब से वहाँ पे जो स्टाफ की कमी है, तो इसके ऊपर कैसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली कई सारे प्रोटेस्ट भी देखा गया यहाँ की महिलाओं का। नहीं, यू आर वेरी राइट। देखिए इस वक्त यू आर इसहाक ना, इसहाक, आई शेयर इट विद एवरीवन, मेडिकल ऑफिसर इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। ये तो शुक्र करो भगवान ने हमें एनएचएम दिया हुआ है, तो एनएचएम में हमने किसी भी किस्म का डॉक्टर लगाया, एमबीबीएस भी लगाया है, आयुर्वेद वाला भी लगाया है, होम्योपैथी वाला भी लगाया हुआ है। वो बेचारे सब्स्टिट्यूट बन गए हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो मतलब वो समझ लो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए वो बेसिकली देवर द गैप फिलिंग के लिए हमने एनएचएम बनाया था कंट्री में, कि जहाँ पे गैप फिलिंग की जरूरत है वहां पे एनएचएम होगा। लेकिन एनएचएम रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट तो नहीं ना है, रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट की बैकबोन है मेडिकल ऑफिसर। इसाक स्पोक अबाउट द कंसल्टेंट्स, आई विल कम टू दैट आल्सो। मेडिकल ऑफिसर की हमारी 175 पोस्ट है, सैंक्शनड है लद्दाख के लिए, 125 खाली है। तो व्हाट परसेंटेज इज खाली? 72%, and we are not able to do the direct recruitment. See, this is the crisis. That's what I say. इस वक्त उन बच्चों की ही जरूरत नहीं है रिक्रूटमेंट की जिन्होंने एमबीबीएस की है, इधर तो डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ गई है, डिपार्टमेंट बंद होने वाला हो गया है। 175 जिसकी पोस्टें हों और जिसमें से 125 खाली हों, वो डिपार्टमेंट कैसे चल सकता है? ये तो भगवान का शुक्र है कि एनएचएम है, वो चलो कहीं बेचारे, बट दे आर जस्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर नॉट रेगुलर डिपार्टमेंट। आप टीचर्स की बात करो, 350 के करीब या कितने एग्जैक्ट फिगर नहीं, हमारे लेक्चरार्स हैं, 120 खाली, 250 या 300 के करीब है फिगर, एग्जैक्टली मैं आपको डिपार्टमेंट से लेके देता हूँ। 120 लेक्चरार नहीं है, कैसे चल रहे हैं हमारे हाई स्कूल, कैसे चल रही है हमारे हाई सेकेंडरियां, कैसे चल रही हैं? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वहां तो एनएचएम भी नहीं है। चलो समग्र शिक्षा में कुछ होगा आईबीसीडी, बट दैट इज जस्ट ए गैप फिलिंग। जो आदमी टेम्परेरी है वो उस मेहनत से थोड़े या उससे आप इतनी कमिटमेंट थोड़े ले सकते हो। तो इसीलिए regular recruitment of gusted posts has become necessity both of the youth
एज वेल ऑफ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। जब से ये 3200 बंदे लगे ना, मैं इतना कंफर्टेबल हूं, क्योंकि अब मुझे कोई कमी नहीं है नॉन गस्टेड की। हर जगह बच्चे भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, कोई इशू नहीं। अब उनको ट्रेन करना है, वो आस्ते आस्ते पिकअप कर रहे हैं। नए लड़के हैं, किसी को अभी कोई लीगल असिस्टेंट लगा था, उसको भी तो 1 साल लगेगा सीखने में, कैसे किताब, कैसे ऑर्डर बनाना है, कैसे वो काम करना है। मगर बंदे तो हैं हमारे पास। हमारे पास जितने भी हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट है, सारी पोस्टें भर गई, 70 80 90 आ गए, फर्स्ट क्लास अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करके आएंगे, काम करेंगे। उसी तरह प्लानिंग असिस्टेंट, मतलब नॉन गस्टेड में हम कंफर्टेबल हो गए, पूरे कंफर्टेबल हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। पब्लिक गस्टेड में तो वी आर, हर साल बंदे रिटायर तो हो रहे हैं। आज की डेट में हमको डायरेक्टर नहीं मिलता है हेल्थ सर्विसेज का। ये तो जिसको हमने लगाया ना, वो जबरदस्ती का लगाया उसको हमने। वो तो कहता है मैंने बनना ही नहीं है, वो लिख के दे दी। मैंने कहा बनना नहीं तूने तो किसको बनाना है? मैंने कहा जबरदस्ती। मैंने कहा नौकरी छोड़ दो। बेचारा जबरदस्ती का हमने डायरेक्टर बना के, वो है ही नहीं अफसर। कल को मैं सोच रहा हूँ वो रिटायर हो जाएगा, अब किसको बनाएंगे? MD NHM का चार्ज हमने दे के रखा है एक IAS ऑफिसर को, जो कि 2006 बैच का है। So it has become a necessity. Direct recruitment or filling the gazetted post has become necessity of UT administration. वो लोग कहते हैं जी यूथ, मैंने कहा यूथ तो है ही है। यूथ को तो जो बच्चा MBBS करके बैठा वो तो बेचारा परेशान है ही है, लेकिन हमारी अपनी जरूरत भी, हमारे डिपार्टमेंट खाली हो रहे हैं। तो इसलिए ये बात जो आप कह रहे हो ना कि अब कैसे डील करें, शुक्र करो कंसल्टेंट में हम कंफर्टेबल हैं। कंसल्टेंट में इसहाक अवर वैकेंसी इज अराउंड 32%, नॉट 72%। तो लद्दाख में उस वहां पर क्या इशू हुआ था कि जो हमने लोग प्रमोट किए कुछ, अगर आप उससे लिंक कर रहे हो, तो उसमें क्या हुआ कि लद्दाख से हमने 2 बंदे रेगुलर पोस्ट रिक्रूट किए, सीनियर कंसल्टेंट। अब वो लेके रहने वाले हैं, वो करगिल जाना नहीं चाहते। फिर जो करगिल में हमने आर्थो का था या आई का डॉक्टर था, वो वहां किया था, वो आया नहीं। ठीक है ना, तो हम भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि अब करगिल का है वो, यहाँ अगर यहाँ काम चल रहा है हमारा, क्यों हम करगिल को जबरदस्ती यहाँ लाएंगे? तो उसको भी हमने नहीं लाया। ये जो 2 नए हमने रिक्रूट किए, प्रमोट किए, ये कहने लगे जब वो नहीं आया था तो हम भी नहीं जाएंगे। अब हमने क्या तरीका निकाला इसका कि देखो भाई, जहां तो रेगुलर पोस्ट DPC हुई है वो तो जाना ही पड़ेगा। यू फोरगो दिस प्रमोशन। हमने उनको ऑफर दिया कि अब आप ये रेगुलर प्रमोशन फोरगो कर दो, हम आपको ऐसे ही सीनियर कंसल्टेंट बोलेंगे। हम कहेंगे जब से की सर्विस 12 साल हो गई, इसको कंसल्टेंट नहीं बोलना है, इसका नाम हो जाएगा सीनियर कंसल्टेंट। तो तनख्वाह तो उनको पहले ही मिलती है, जो प्रमोट होके जाना उससे ज्यादा मिलती है उनकी एज ए कंसल्टेंट। वो भी एग्री कर गए हैं। अब हम उनसे ले रहे हैं कि भाई आप अपनी रेगुलर प्रमोशन फोरगो करो, बिकॉज हो सकता है अगला बच्चा जो आए वो करगिल का ही हो, तो वो करगिल में ही एडजस्ट हो जाए। तो पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू मूव फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर ऑल्सो ना। और हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई अनविलिंग बंदा भेज जाए जो वहां बैठे ना, घर बहाने निकाल के वापस आ जाए। तो कंसल्टेंट का भी हमारे काफी वैकेंसीज है, मेरे ख्याल में 32% मैंने बोला है। तो जैसे ये रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो जाएंगी, DPC हम रेगुलर कर रहे हैं, ऑफिशिएटिंग प्रमोशन हमने सबको दी है, तो वी होप दैट कुछ वहां कमी जरूर है। क्योंकि कारगिल की और लेह में हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कारगिल इज ए 100 बेडेड सैंक्शनड हॉस्पिटल, लेह इज ए 150 सैंक्शन बेडेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट का नंबर, मिकदार स्टाफ की ज्यादा है कारगिल से, बिकॉज कारगिल बाद में बना, ये पुराना अस्पताल है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा थोड़े से ज्यादा रहेंगे करगिल में। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, इसको बहुत सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे अब, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कारगिल के लिए हम 200 बेड का प्रपोजल बना रहे हैं कि इसको आप 200 बेड का स्टाफ सैंक्शन कर दो, वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है और उम्मीद भी ये है कि आने वाले टाइम में क्या पता कारगिल भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा उसको नेक्स्ट स्कीम में मिल जाए, क्योंकि लास्ट स्कीम जो है 2019 में खत्म हो गई है, तो नई स्कीम भी तो आएगी। तो वो जब होगा तो तब हमारा ओवरऑल जो कंसल्टेंट का नंबर है कारगिल में, जो इस वक्त कमी है, वो पूरी हो जाएगी। सर इससे पहले 2-3 टाइम्स अनाउंसमेंट जो हुआ था करगिल हॉस्पिटल के जो बेडिंग सैंक्शन को लेके और 300 बेडिंग सैंक्शन को लेके अनाउंसमेंट भी पिछले एलजी के द्वारा भी किया गया था, और अभी नए एलजी के द्वारा भी एश्योरेंस दिया गया था कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा बेडिंग सैंक्शन को, क्योंकि इस वक्त जो 100 बेड के अंदर क्योंकि जो नॉर्म्स है हॉस्पिटल के नॉर्म्स के हिसाब से बेडिंग का जो स्पेस है वो दिखाई नहीं देता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था ना, जो कारगिल टाउन में था, उसमें 100 बेड थे। जो हम नए आए हैं ना, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इशू नहीं है। मतलब आप कहो कि हमने ज्यादा हमने वार्ड्स बनाने हैं, ज्यादा बेड डालने हैं, वो कोई इशू नहीं है। दैट इज मनी, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप हॉल बना दो, उसमें 50 बेड एडिशन लगा दो, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल, बिकॉज दैट वी हैव बीन डूइंग।
वो तो ये कह रहे थे कि इसको 300 बेड लगाओ। मैंने कहा 300 बेड अगर आप लगाओगे तो बेड के ऊपर अगर आदमी होगा उसके पास नर्स भी तो जानी चाहिए ना, उसको ड्रिप लगाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो यू कैनॉट गो ऑन क्रिएटिंग बेड्स व्हेन देयर इज नो नर्स टू लुक आफ्टर द पीपल, बिकॉज नर्स तो सिर्फ 100 के लिए है ना, डॉक्टर भी 100 के लिए है। तो वो बेचारे जो 50 आदमी हैं इस वक्त, तो डॉक्टर कोप कर लेता है, वो कहता है चलो जहां मुझे एक बंदा मेरे हिस्से 10 आ रहे थे, मैं 15 कर लूंगा। लेकिन कितने लेवल तक कर पाएगा? अगर आप उसको डबल कर दोगे फिर ट्रिपल कर दोगे, तो वही हम कह रहे थे कि इसको आप 200 तक रखो। अभी ये स्टाफ 200 तक हैंडल कर सकता है, चाहे हम उसमें थोड़ा सा टेम्परेरी भी ला लें, आउटसोर्सिंग भी कर लें, 300 सर्वाइवल नहीं होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए हमारा बेड लगाना या वार्ड खुले बना के वो इशू ही नहीं है। 1 by 1 करके एक पूरा स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कि हमारे बजट के हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास पैसे होते रहेंगे, हम पहले ये वाली फैसिलिटी बनाएंगे। मान लीजिए पहले बैडमिंटन कोर्ट्स बन गए, उसके बाद होता वॉलीबॉल कोर्ट बनाएं, उसके बाद ऐसा करें। लेकिन वो इलाके का पूरा मास्टर प्लान जो है वो हम बना रहे हैं, और उस मास्टर प्लान में आज की डेट में ये है कि जब ये आई थी SAI की जो ऑफिसर आई थी वो हमारे पास, वो कहने लगी, तो मैंने कहा आप हमें कंसल्टेंसी दो, 500 कनाल जमीन आपको दे दी, उसके हमने कागज मंगा लिए, कागज आप हैं हमारे पास ठीक ठाक है, जमीन भी है। अब हमने कहा कि इस 500 कनाल के ऊपर कहाँ क्या होगा आप हमें बना के बताओ। अब वो SIA वाले कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आप हमें इतने पैसे कंसल्टेंसी दो। तो हमने कहा भाई कितने पैसे आपको चाहिए बताओ ना कितने, क्योंकि कंसल्टेंसी इज ए परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब वो प्रोजेक्ट कॉस्ट कहते हैं हमें पता नहीं है इस वक्त कितनी है। मैंने कहा फिर आप एक रफ बताओ कि आपको मास्टर प्लान के लिए कितना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सिविल में भी किसी आदमी को, लोकल लड़का अगर कोई आर्किटेक्ट है, मैं हमेशा से प्रेफर करता हूं कि लद्दाख के जो लोकल आर्किटेक्ट्स, आई हैव फाउंड देम मच बेटर, दे थिंक मच बेटर, उनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड अच्छा होता है, वो चीज बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं। तो अगर वहां पे भी कोई लड़के ऐसे हैं, मैंने सिटी साहब को कहा है, उनको बुलाओ, उनको जमीन दिखाओ, उनको बोलो कि आप कंसीव करो। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है, देखो आइडियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, उन्हीं को बोलो कि ये बनाए। फिर जब एक बार हमें पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे बैडमिंटन हॉल बनाना है, यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट बनाना है, यहाँ स्क्वाश कोर्ट बनाना है, या जो भी और गेम्स बनानी है, जब एक बार जगह फिक्स होगी मास्टर प्लान में, फिर उस जगह का क्या DPR होगा वो तो एक अलग चीज है, वो हम बना देंगे। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आपने बताया, मगर सर्विस प्रोविजन पे आप क्या कहेंगे सर? जैसे रिसेंटली SNM हॉस्पिटल में एक एलिगेशन हुआ था कि न्यूनेटल डेथ का, और फैमिली का एलिगेशन भी आया था सर, उसका एक कमेटी भी फॉर्म किया गया था, इंटरनल और स्टेट कमेटी। फिर अभी इट्स बीन 1 month नाउ, तो उस पर कोई कॉन्क्रीट नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं सर, लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, दो देयर आर नो फॉर्मल कंप्लेंट, बट इन सोशल मीडिया इट इज गोइंग ऑन सर। आप उस पर क्या कहेंगे सर? You have brought it to my knowledge. Sincerely, I was not aware of that, because I have handled this department in J&K also for pretty 2.5 years, and I have handled this department here. I can guarantee you, the SNM hospital and the Kargil hospital, if you rate them on the district hospital of the country, they are the best. मैं आपको the best कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कि अगर कोई ऐसा एलिगेशन है, तो वी विल डेफिनेटली इंक्वायर इनटू इट। बट आई कैन टेल यू, मेरा एक ऑफिसर, ये हमारे फ्रैंकलिन साहब, ये बीमार हो गए बहुत, इनका एक लंग जो है ना वो पानी भर गया उसमें, तो ही कुड नॉट ब्रीथ। तो ये कुछ दिन तो घर में ही रहे, फिर वो अस्पताल में चले गए। हॉस्पिटल में मेडिकल आर्मी के डॉक्टर्स आए, वो कहने लगे जनाब बहुत सीरियस मसला है। मैंने कहा अवर डॉक्टर्स कैन हैंडल इट। 3 days ही अप्रूव एंड ही इज गुड। सो आज की डेट में भी हमारे डॉक्टर्स बहुत डेडिकेटेड है। जो भी बंदा बाहर का था, वो कहता जनाब आपका जो आज सुबह हमारे जो कैबिनेट रैंक के हैं वाइस चेयरमैन नीति आयोग, वो यहाँ 2 दिन रहे, वो आर्मी हॉस्पिटल में 2 रातें रहे, कुछ दिन हमारे पास रहे, मगर हमारा स्टाफ उनके साथ था। जाते वक्त वो HLG को बोल गए कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दीज एंजल्स हु हैव लुक्ड आफ्टर मी। जितने भी लोग यहाँ आए, मेरे यहाँ पे प्रमोद जैन जी आए, जो तो उनको भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल नहीं गए, कहते यार तुम्हारे नर्सेज इतनी अच्छी हैं, तुम्हारा हॉस्पिटल इतना अच्छा है। तो हमारा स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है, दैट कैन आई टेल यू। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आप हमारी नोटिस में लाइए, वी विल डेफिनेटली। रिसेंटली आपने जो कोचिंग केस हुआ आपके संज्ञान में है, तो उस पे क्या कहेंगे सर? क्योंकि काफी पिछले जो बीते हुए सालों में कोचिंग केसेस हुआ, रिसेंटली तो सब कुछ जिस तरह से हमें सुना, सबूत भी मिला, सब कुछ मिला। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लद्दाख का इतना जो एक मतलब यहाँ का कल्चर है ना, वो है कि यहाँ पे एवरीबडी इज फियरलेस। men, when I say it includes mankind,
womankind, whatever humankind, and the wildlife. Everybody is fearless here. जंगलों में इतने इतने झुंड जानवरों के मैंने तो नहीं कहीं देखे, ना दिखते हैं, सिवाय आर्टिफिशियली जब आप किसी कान्हा नेशनल पार्क में जाते हो या कहाँ जाते हो, वहां वो हिरणों के झुंड आपको दिखते हैं। यहाँ ट्रू जंगलों में झुंडों के झुंड दिखते हैं आपको, और गांवों के पास होते हैं वो। दिस मीन्स दैट देयर इज ए कल्चर ऑफ फियरलेसनेस। एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं, उनको हंटिंग का डर नहीं होता है। ये एबरेशंस हैं, दीज आर एबरेशंस। मेरे यहाँ के 4.5 साल के स्टे में मैंने सिर्फ 2 कंप्लेंट्स सुनी है। एक मैंने पहले सुनी थी, उसमें ये कंफ्यूजन था कि क्या वो पुलिस वाला था या क्या वो आर्मी वाला था। वो बड़ा उसका शोर हुआ, मगर उसमें रिकवरी हमें कुछ मिली नहीं, तो रिकवरी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा एक और एलिगेशन हुआ, किसी सिटीजन ने कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसमें भी मिला कुछ नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी ट्रीट इट एज ए false information. This time, for the first time, when this information we received that ibex कहते हैं ना उसको, वो ibex was hit, तो वो रिकवर हो गया। मतलब मतलब क्या, मतलब वो हमें जानवर जख्मी मिल गया जिसके दोनों आगे, जो आगे 4 लेग्स थी, वो दोनों हिट थी, डैमेज थी। एनिमल रिकवर हो गया। एनिमल जब रिकवर हुआ तो कुदरती जो वो जिन लोगों ने वो हंटिंग की थी वो भी आइडेंटिफाई हो गए। Police and wildlife, at the night everybody moved. They recovered the weapon. It was a licensed weapon. जब रिकवर किया वेपन, फिर उसके घर की तलाशी हुई, वहां पे दे रिकवर्ड मटन, मीट ऑफ द some other animals also. No, we cannot tell because we have sent it to the forensic lab in the देहरादून। अब वो ये बताएंगे देहरादून वाले कि ये क्या लैम का है या किसी वाइल्ड लाइफ का है। It has been confiscated and sent there. People are in the custody. They are arrested. First they remain with us for wildlife, then we have got the judicial custody from the court. Now we have even been able to recover the bullet. मतलब आप इतने जंगल में बुलेट ढूंढना कोई आसान काम है? 3 दिन पुलिस वाले लगे रहे और उन्होंने फाइनली they recovered the bullet which was fired. So to my mind, I have said that this is a challenge to whole Ladakh, because here we have a culture of fearlessness of animals. वो हमें किसी भी कीमत पे 1-2 आदमी जो हैं वो उसको खराब अगर करना चाहते हैं, वो नहीं हम होने देंगे किसी का। और आई एम टोल्ड दैट, मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे, मगर दे आर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मतलब कोई आम आदमी करे समझ में आता भी है। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज सपोज टू एजुकेटेड, सपोज टू नो सम लॉ। आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर आप किसी जानवर को नहीं मार सकते भाई, कोई वाइल्ड लाइफ को आप किल कर ही नहीं सकते हो। 7 years पनिशमेंट है, 7 years का जेल, मींस इट्स ए वेरी हीनस क्राइम। तो इसलिए हमने वो कवर किया हुआ है। वी आर फॉलोइंग इट अप एंड वी विल मेक इट श्योर दैट द गिल्टी हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस आर ब्रॉट टू जस्टिस, बिकॉज ये हमारे सारे एनिमल्स किंगडम जो है, ये जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं लद्दाखी, राइट फ्रॉम द्रास अप टू चांगथांग, मैंने कहीं से मुझे एक आवाज भी नहीं आई या एक मतलब इशारा भी नहीं आया कि भाई ये आदमी जो थे, जिस तरह अदरवाइज होता है ना, कोई आदमी पकड़ा जाता है 100 सिफारिशें आ जाती हैं, जनाब बड़ा इनोसेंट आदमी, किसी की नहीं। मतलब आप 10 दिन होने लगे, 7-8 दिन होने लगे, एक बंदे ने मुझे नहीं फोन किया कि जनाब ये कौन है, ये कौन है, क्रिमिनल है किसी ने। नोबडी इज विद देम, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, आई एम टेलिंग। सर देयर आर फ्यू थिंग्स जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो रैलीज आपने देखे होंगे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के डिबेट्स में भी काफी कुछ चर्चे होते हैं। एक तो सर जिस तरह से हिसाब से आपने अभी रेशियो निकाला, जहाँ ये बताया गया कि लद्दाख में गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले ज्यादा है, फिर भी कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी भी ये कहा जाता है कि मैन पावर की कमी की वजह से काम नहीं हो पाता है। दूसरा सर, बच्चों को हर वक्त कोई भी एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी SBI का रहा, उनको बाहर जाना पड़ता है, आपको भी पता है कि किस बहुत एक्सपेंसिव है ये। तीसरा सर, ये भी कहा गया कि बच्चे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाते हैं या आप तक नहीं पहुंच पाते होंगे, क्योंकि ये बताया जाता है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस को धमकी दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ों पे जैसे रिक्रूटमेंट का है, वो खुल के इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि बहुत सारी जब काउंसलर से या काउंसिल से पूछते हैं धमकी के बारे में, तो उन्होंने ये कहा अभी हमारे नोटिस में नहीं आया है, तो अगर धमकी इस तरह दिए जाते हैं तो हमारे नोटिस में लाए। तो कुछ इन चीज़ों पे हम क्लैरिफाई करेंगे। सर एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी डिस्कशन करते थे नजर आए हैं, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, जब उनका यहाँ विजिट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
उन्होंने खुद ही जेड सिक्योरिटी दिया है इस बार उनको, पर जब वो लद्दाख आते हैं तो यूपी से कोई उनको रिसेप्शन नहीं देते। ये कुछ देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नॉट टू टॉक ऑफ ह्यूमन काइंड, एवरीबडी इज फियरलेस इन लद्दाख। सो ये तो मेरे लिए आप कह रहे हैं कि लोग डर रहे हैं बोलने में, आई कैन अश्योर यू, लेट देम बी फियरलेस। देखो, फियरलेसनेस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। इन दुनिया में फियरलेसनेस के लिए तो, फ्रीडम के लिए तो दुनिया लड़ती है ना। किसको ये मनाही है कि वो अपनी बात जो है जेन्युइन ना कहे? यू माई बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ, आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द HLG, एज फार एज दिस I can talk on behalf of my team. Let everybody be fearless. They can say anything. They can go anywhere. They can criticize anything. I assure you, not. I would rather be happy people if they, because जब आप कोई बात करेंगे ना, हो सकता है वो गलत हो। जब आप करेंगे ही नहीं तो आप गलत को सच मानेंगे ना। फिर आपने बोल दी कोई बात, आपने बोल दी कि जनाब यहां तो जहाज उड़ रहे हैं, फिर अगर आप बोलते ही नहीं तो आप दिल में रखते हैं ना कि जहाज उड़ रहे हैं यहाँ पे। फिर जब आपको सच्चाई का पता लगा तो आपको कम से कम इतना तो इल्म हुआ कि नहीं, जहाज नहीं उड़ रहे, पतंगे ही उड़ रही। सोशल मीडिया पे चल रहा है जो रैलीज आपने देखे होंगे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के डिबेट्स में भी काफी कुछ चर्चे होते हैं। एक तो सर जिस तरह से हिसाब से आपने अभी रेशियो निकाला जहाँ ये बताया गया कि लद्दाख में गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले ज्यादा है, फिर भी कुछ डिपार्टमेंट में अभी भी ये कहा जाता है कि मैन पावर की कमी की वजह से काम नहीं हो पाता है। दूसरा सर, बच्चों को हर वक्त कोई भी एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी SBI का रहा, उनको बाहर जाना पड़ता है, आपको भी पता है कि किस बहुत एक्सपेंसिव है ये। तीसरा सर, ये भी कहा गया कि बच्चे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाते हैं या आप तक नहीं पहुंच पाते होंगे, क्योंकि ये बताया जाता है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को धमकी दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ों पे जैसे रिक्रूटमेंट का है वो खुल के इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि बहुत सारी काउंसिल जब काउंसलर से या काउंसिल से पूछते हैं धमकी के बारे में तो उन्होंने ये कहा अभी हमारे नोटिस में नहीं आया है, तो अगर धमकी इस तरह दिए जाते हैं तो हमारे नोटिस में लाए। तो कुछ इन चीज़ों पे हम क्लैरिफाई करेंगे सर। एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी डिस्कशन करते थे नजर आए हैं इस हॉलीनेस दलाई लामा जब उनका यहाँ विजिट होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने खुद ही जेड सिक्योरिटी दिया है इस बार उनको, पर जब वो लद्दाख आते हैं तो यूपी से कोई उनको रिसेप्शन नहीं देते। ये कुछ देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नॉट टू टॉक ऑफ ह्यूमन काइंड, एवरीबडी इज फियरलेस इन लद्दाख। सो ये तो मेरे लिए आप कह रहे हैं कि लोग डर रहे हैं बोलने में, आई कैन अश्योर यू, लेट देम बी फियरलेस। देखो, फियरलेसनेस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। इन दुनिया में फियरलेसनेस के लिए तो, फ्रीडम के लिए तो दुनिया लड़ती है ना। किसको ये मनाही है कि वो अपनी बात जो है जेन्युइन ना कहे? यू माई बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ, आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द HLG, एज फार एज दिस I can talk on behalf of my team. Let everybody be fearless. They can say anything. They can go anywhere. They can criticize anything. I assure you, not. I would rather be happy people if they, because जब आप कोई बात करेंगे ना, हो सकता है वो गलत हो। जब आप करेंगे ही नहीं तो आप गलत को सच मानेंगे ना। फिर आपने बोल दी कोई बात, आपने बोल दी कि जनाब यहां तो जहाज उड़ रहे हैं, फिर अगर आप बोलते ही नहीं तो आप दिल में रखते हैं ना कि जहाज उड़ रहे हैं यहाँ पे। फिर जब आपको सच्चाई का पता लगा तो आपको कम से कम इतना तो इल्म हुआ कि नहीं, जहाज नहीं उड़ रहे, पतंगे ही उड़ रही। मतलब सी, अनलेस यू एक्सप्रेस, इट मे बी फॉल्स, इट मे बी रॉन्ग। इफ यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड योर माइंड, ओनली देन यू somebody will say that no, sorry sir, this is not correct. Then you will come to know that I was partly correct, I was partly incorrect. So everybody has every freedom. This country assures you only one thing: freedom of speech. So I don't think anybody should have that problem. And if anybody can tell me, I'm declaring you, I'm the head of the administration here, and I'm the Home Secretary also. If anybody tells you somebody is threatening you, tell me. Then I will show him what the law is. He will face the consequences for actually intimidating a lawful citizen. ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। फेयरलेस होना चाहिए, बच्चों को तो फेयरलेस होना चाहिए। हमारी तो सबसे बड़ी इस नेशन की स्ट्रेंथ ही हमारी फेयरलेसनेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि हमारी लद्दाख में रूरल हो या अर्बन हो, हर जगह पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सर। तो इससे काफी लद्दाख का भी नाम, तो क्योंकि बाहर से जो भी आते हैं कि हर जगह लाइट प्रोवाइड होते हैं सर, तो यहाँ पर 50% जो है अभी स्ट्रीट लाइट जो है, खासकर सोलर लाइट, वो सब बंद पड़े हैं। तो इसके लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं सर? You have brought a good thing to my notice. We'll take action.
हाउसिंग का मतलब इसके अंदर सिटी के अंदर? स्ट्रीट्स का सर, अच्छा। बाकी रूरल गाँव में भी हर अच्छा, जगह ठीक लगे हुए है, हैं ठीक है। सर, सर। we'll just definitely look into this. सर टूरिज्म का ये क्लेम किया है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टूरिज्म लद्दाख टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो इस पे ये अभी हाल फिलहाल में हमने 2 इवेंट्स पार्टिसिपेट किया था, एक तो ओटीएम मुंबई में और एक साटे जो हमारा इवेंट था दिल्ली में उसके अंदर। और अभी हमारी स्टेक होल्डर से कम 3 राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है। तो इस साल का भी हमने 6 इवेंट्स फाइनलाइज कर लिए हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो था बेसिकली जो मिसकम्युनिकेशन बीच में था, ये इस तरह की बातें थी, पर वो हमने स्टेक होल्डर के साथ बैठ के वो रिजॉल्व कर लिया उसको। we want, because हमारा जो 40-70% जो इनकम है ना हमारी, वो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। मतलब वी कैंट सर्वाइव विदाउट टूरिज्म। सो टूरिज्म को इसलिए 13 मार्च को एचएलडी साहब ने सारे टूरिज्म ऑपरेटर को बुलाया, जितने भी स्टेक होल्डर थे। उसके बाद मुझे स्पेशली कह के गए कि आप 10 मिनट 10 दिन के बाद फिर दोबारा उनसे जो है बातचीत करेंगे, इसके बाद आप फिर दोबारा आप भी उनसे बात करो। और उनको मैंने ओपन कहा हुआ है, चाहे वो एल्टोवा हो। तब जो मैंने जो पॉइंट आपको बताया ना कि फॉरेनर्स को दिक्कत आ रही है, ये भी उन्होंने हमें बताया कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो वी आर सॉर्टिंग इट आउट ऑल्सो। वी आर वेरी प्रोएक्टिव एज वेल एज प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इज कंसर्न, क्योंकि हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है ज़्यादा, कोई मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है ही नहीं। तो इसीलिए टूरिज्म को प्रमोट करना हमारा काम है। अब हाउ डू वी मेक इट अट्रैक्टिव इज व्हाट वी से दैट वी प्रमोट द टूरिज्म। लोग यहाँ आए, वो हम कहते हैं कि ये वुमेन के लिए सबसे सेफेस्ट जगह है कंट्री के अंदर, और यहाँ वुमेन ज्यादा आती है मेल के मुकाबले। इफ यू टेक द ओवरऑल एवरेज, दिस हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस बाय द टूरिज्म पीपल ओनली। वी डिडंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज और थिंग इन आवर माइंड कि यहाँ औरतें ज्यादा आती हैं, वुमेन ज्यादा आती हैं मेन से एज ए टूरिस्ट। So if that is, then we will encash on that this is the safest place. That is what I say. Fearlessness is the biggest asset of Ladakh. मतलब यहाँ चाहे वो आप fearlessness in the shape of ये कहिए कि अगर औरतें लेडी आराम से आ सकती है, जा सकती है विदाउट एनी इंटिमिडेशन, और या वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में fearlessness है। दिस इज ए प्लेस वेयर एवरीबडी मस्ट बी fearless and we have to ensure कि लोग आए, वेलकम करें। हम लोग यहाँ के हर आदमी आना चाहता है। कुछ लोग बेचारे ये होते हैं, यहाँ देखो लद्दाख का क्या इशू है। आज हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के एक वाइस चेयरमैन नीति आयोग आए, पर वो कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे 2 दिन एक्लेमेटाइज करना पड़े, पर कहते मुझे 7 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, मैं क्या करूं। कहता मुझे बड़ी मुश्किल से 4 दिन की मिली। अब 4 दिन में अगर मुझे 2 दिन बैठना है तो फिर मैं 1 दिन ही हुआ ना, फिर अगले दिन वापस आना है। तो इसलिए हमारे लद्दाख में ये एक लिमिटेशन है कि हम ऐसी जगह पे भी रहते हैं जहाँ पे हर आदमी जो है वो फ्रीली नहीं आ सकता। यहाँ लोग आते हैं तो दिल में ये सोच के आते हैं कि पता नहीं अब उतरेंगे तो कहीं हम ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए लद्दाख बहुत ही एक सेंसिटिव टूरिज्म भी है, क्योंकि हमारी जगह ऐसी है कि हर आदमी को एकदम सूट नहीं करेगी। अगर हमारे यहाँ 1000 आदमी आते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 950 ही बिल्कुल फिट हो, 50 क्या पता प्रॉब्लम भी हो। हमारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए, आपने देखा है कि यंग लेडी 35 years old, शी ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। द मोमेंट शी लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट के बाद 2 दिन के बाद शी कोलैप्स्ड, बिकॉज यहाँ कोई इतना टेम्परेचर अल्टीट्यूड हाई होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पीपल जो है दे हैव टू एटलीस्ट स्टे हियर फॉर 2 days ओनली इन लेह टू एक्लेमेटाइज। तो इसलिए आने वाले दिनों में क्या एग्जाम सेंटर्स हम देख सकते हैं, क्योंकि ताकि बाहर बच्चों को इस समय जो है बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा सर एक और सवाल करूंगी, लद्दाख में इस टाइम ड्रग्स के बहुत इश्यूज हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो है वो कहीं पार्क में होते हैं या कोई आइसोलेटेड जगह पे होते हैं। ड्रग्स का काफी कुछ, और हीरोइन भी जो है अभी लद्दाख में बरामद किया है, तो उस पर किस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर। देखिए, दिस इज आई थिंक आई विश दैट डीजीपी वुड हैव बीन हियर, बट मैं आपको एक बात साफ बताता हूँ कि दिस इज रियली अ चैलेंज, बिकॉज लद्दाख जो है पहले हम सोचते थे कि ऐसा यहाँ नहीं है, मगर नहीं, वी आर वल्नरेबल बिकॉज वी हैव सम रूट people coming from the valley side also, and we also fall on the route which comes from the Himachal side also. So in Himachal also there are certain spots where these things are happening. So naturally जब movement होगा तो हम अछूते नहीं रह सकते हैं। तो जाहिर बात है इसमें हमने तो, अब प्रिवेंशन क्या है कि ये तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है उसके ऊपर हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो है
अब हेरोइन कोई अगर आई है, देखते हैं कहाँ से आई है, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है। होम मिनिस्टर साहब ने तो सबसे जो उनका मेन हमको ये इंस्ट्रक्शन हमेशा रहता है कि ड्रग्स से हमारी कुछ स्टेट्स ही तबाह हो गई हैं, तो ड्रग्स जो हैं वो यूथ को इनकेपेसिटेट करती हैं, और हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो किसी का, आपके यूथ को खराब करना। तो इसलिए वी आर वेरी सेंसिटिव टू दिस। तो वहाँ से जो भी ये जो रूट है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा विजिलेंस जो हो, जो लोग यहाँ पे आए, यहाँ अंदर भी विजिलेंस हो, शहर के अंदर भी कोई ऐसा चीज़ ना हो। तो आई थिंक वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। अब उसमें क्या स्पेसिफिक हमने एक्शन लिए हुए हैं, दैट डीजीपी साहब वुड हैव टोल्ड यू, बट एज फार एज ए जनरल थिंग इज कंसर्न, दैट इट इज ए चैलेंज एंड वी आर अवेयर ऑफ इट। हमने तो अभी ये भी बना दिया था यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, लेह में बन गया है, कारगिल में भी हम उसको मतलब वहाँ भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो चलो वो तो हो गया ना, जब नुकसान हो गया उसके बाद की बात है, तो रिहेबिलिटेशन की बात है, लेकिन नुकसान हो ही क्यों अगर अवेलेबिलिटी। इसलिए यूथ का भी जो आप कह रहे हैं ना कि यूथ सर्विसेज में भी आइस रिंक बनाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट करना, स्टेडियम बनाना, हर गांव में कोशिश करना कि एक आइस रिंक हो जाए, एक क्रिकेट ग्राउंड हो जाए, एक फुटबॉल ग्राउंड हो जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा इस तरफ चले जाएं। वैसे तो ये छोटी लेवल के ऊपर अगर अब मैं कहूँ तो हमारे यहाँ एक यहाँ पे एक चीज बिकती थी कुछ दिनों पहले, चुस्की या क्या नाम था उसका, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ए पाउच, कूल लिप, सो कूल लिप था, तो आई होप इट इज बंद नाउ। But sir, we find them many in the football ground. So thanks for the input. Now we will go after that also, because वो cool leaf हमने बैन करवाया था डीसी साहब से, तो we will again concentrate ourselves on focus on that. सर मेरा पानी के ऊपर सवाल है सर, ये जल जीवन मिशन के ऊपर एक अपडेट चाहिए सर, क्योंकि ये जो रूरल में बहुत सारे रूरल एरिया में ये फेल्ड प्रोजेक्ट दिख रहा है सर, ये नहीं चल रहा है। साथ ही साथ ये अर्बन एरिया में आप देखो जो स्कारा एरिया है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का काफी इश्यूज है सर। जो एक टाइम पे पाइपलाइन बिछाया गया था बिफोर यूटी, तो वो पाइपलाइन तो आ गया घर पे, बट अभी तक पानी तो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप इज कमिंग सर। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा to give you the perspective, we are having around 40,700 odd connections to be given to all the households in the UT. So far, we have connected 39,000 connections. We are left with hardly around 1,500 connections. And by August this year, we will be completing the entire connections to the households. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.